माधवी बहू, क्या बात है, आज कहीं जा रही हो क्या? माँ जी, कितनी बार समझाया आपको, इस तरह से पीछे से टोका मत करिए। आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? और आपके 24 घंटे मुझ पर नजर जमा कर बैठी रहती। जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगी, हर बात आपको बतानी जरूरी है क्या? अरे बेटा, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि 8 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बनाया तुमने। देखिए माँ जी, कहीं काम से जा रही हूँ। नमन जी भी आज अपने ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए। मैं खाना बाहर से खाकर आऊंगी, आप अपना देख लेना। अरे बेटा, तू तो जानती है मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है, रसोई में खड़े होकर खाना बनाना मेरे बस का कहाँ है। 80 साल की उम्र हो गई है मेरी। हाँ, तो आपकी उम्र 80 साल की हो गई तो क्या आपकी तरह मैं भी साल की 365 दिन घर में पड़ी सड़ती रहूं क्या? अरे हम तो अपनी जिंदगी जिएंगे ना। दोपहर की बासी दाल रोटी रखिए, वही खाकर काम चला लो। लेकिन बहू, एक बार बोल दिया ना मैंने आपको, अगर आपको दाल रोटी नहीं खानी तो साफ साफ बता दीजिए, मैं ले जाकर बाहर किसी जानवर को डाल दूंगी। लेकिन फिर बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको खाना नहीं दिया। इतना कहकर बहू अपना पर्स उठाकर मटकते हुए घर से बाहर निकल जाती है और घर के अंदर रह जाती है सिर्फ बूढ़ी सास, जो अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही थी। भगवान मेरे जैसी किस्मत किसी को भी ना दे। अरे ये बुढ़ापा तो किसी दुश्मन को भी ना आए। इतनी लाचार हो गई हूँ आज के अपने ही घर में पेट भरकर खाना तक नसीब नहीं हो रहा। एक वो वक्त था जब ये घर मेरे इशारों पर चलता था, और ये बहू, ये तो मेरी एक आवाज से थर थर कांपती थी। और आज का दिन है, मुझे 2 रोटी खाने के लिए भी बहू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अपनी झुकी हुई कमर को लाठी के सहारे संभालते हुए रंजना रसोई में जाती है और सुबह की सूखी रोटी और बासी दाल लेकर खाने बैठ जाती है। जैसे ही सूखी हुई रोटी का एक कोर रंजना के मुंह में जाता है, कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने तैर जाती है। 20 साल पहले। माँ जी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इतनी ठंड में पूरा शरीर जमा जा रहा है। 1 कप चाय पी लेने दीजिए, उसके बाद मैं पूरे घर का काम निपटा दूंगी। तेरे बाप ने दहेज में भैंस भेजी थी क्या है, जो घड़ी घड़ी चाय चाय चिल्लाती रहती है? चल जल्दी जल्दी हाथ चला और रसोई का काम खत्म कर, उसके बाद घर में झाड़ू पोछा कपड़े और 10 काम पड़े। आई बड़ी ठंड वाली। ठंड क्या बस तेरे लिए? हम नहीं जी रहे इस ठंड में। बुरा मत मानिएगा माँ जी, आप सब लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे हैं, कमरों में हीटर चल रहा है, भरपेट खाना खा रहे हैं। लेकिन मैं तो सुबह से खाली पेट रसोई में बिना गर्म कपड़ों के काम में लगी हूँ, इसलिए शरीर में अब ताकत ही महसूस नहीं होती। बिल्कुल भीख मंगे खानदान से आई है तू। जब देखो तब खाने की बात करती रहती है। किसने मना किया तुझे खाना खाने से? थोड़ा रुक जा, मेरे बेटे और घर के बाकी लोग खाना खा ले, उसके बाद जो बचे खा लेना। वैसे भी नमन की आदत ही है, थाली में झूठा जरूर छोड़ता है वो। माँ जी, मैं नमन का झूठा ही हर बार क्यों खाऊंगी? घर में खाने की कमी पड़ गई है क्या? खाने की कमी क्यों पड़ेगी है? और पति का झूठा खाना खा लेगी तो घटने जाओगी? अब तो मेरी भी जिद है, तुझे खाना मिलेगा तो नमन की झूठी प्लेट में ही मिलेगा, वरना ऐसे ही भूखे पेट पूरा दिन घर का काम करेगी, समझी? आखिर पेट की भूख कब तक बर्दाश्त होती? कुछ घंटों में माधवी नमन की प्लेट में ही खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी तो बड़ा घमंड दिखा रही थी, पति की झूठी प्लेट में ही खाना क्यों खाऊं? अब पूछती चली जा रही है। तेरा बाप गेहूं की बोरी रखवा कर गया है क्या? खबरदार जो 2 से ज्यादा रोटी खाने की कोशिश की। सास की बात सुनकर बेचारी आधे पेट खाना खाकर उठ जाती है। माधवी गरीब घर से आई थी, 5 बहनों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए ससुराल में सास रंजना की 100 गलत बातें बर्दाश्त कर रही थी। अगर अपनी छोटी बहनों की चिंता ना होती ना, तो कब का इस नरक जैसे ससुराल को छोड़कर मैं अपने मायके चली गई होती। लेकिन मैं जानती हूँ, अगर मैं अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई तो मेरी छोटी बहनों का जीवन खराब हो जाएगा। कोई भी अच्छे घर का लड़का उनका रिश्ता लेना नहीं चाहेगा, बस इसीलिए इस नरक को भोग रही हूं मैं। माधवी, हम सब एक रिश्तेदारी में शादी में जा रहे हैं, तुम घर पर रहकर घर की देखभाल करना। लेकिन माँ जी, घर में तो कोई सब्जी भी नहीं है और भंडार घर की चाबी भी आप अपने साथ लिए जा रही हैं, मैं अपने लिए खाना कैसे बनाऊंगी? अच्छा, तू अब अपने एक जने के लिए अलग से खाना बनाकर तैयार करेगी? हाँ, मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या है इतना राशन बर्बाद करने की? सुबह की दाल रोटी रखी है, चुपचाप खा लेना। गर्मी का मौसम है, वो दाल तो कब की खराब हो गई, उससे मैं कैसे खाऊंगी माँ जी? देख रही हूँ आजकल जबान बहुत चलाने लगी। अरे दाल खराब हो गई है तो नमक से खा ले। तू क्या चाह रही है? तू कल की आई बहू या तुझे अपने भंडार की चाबी दे जाऊं ताकि तू सब लुटा दे? अरे तेरे बाप ने भी देखा था कभी इतना बड़ा भंडार एक साथ? आई बड़ी
माँ जी भंडार की चाबी दे दीजिए। पूरा परिवार शादी में चला गया। पीछे से बहू माधवी सुबह की सूखी हुई बासी रोटियां नमक के साथ खा रही थी। जब तक परिवार की सत्ता रंजना देवी के हाथ में थी, उन्होंने बहू माधवी पर बहुत अत्याचार किया। लेकिन कहते हैं ना, समय तो सबका बदलता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो पति जो माँ के एक इशारे पर कांपता था, अब धीरे धीरे पत्नी के करीब आने लगा। क्या बात है माधवी, बहुत कमजोर होती जा रही हो। अपना ख्याल नहीं रखती हो क्या? मैंने तो तुम्हें कभी हम सबके साथ बैठकर खाना खाते ही नहीं देखा। खाना अच्छे से खाती हो ना? पति की बात सुनकर माधवी की आंखों में आंसू आ गए। इस घर में खाना मिल जाता है उतना ही बहुत है। अच्छे से खाना क्या होता है ये तो मैं भूल ही गई हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि आपको कम से कम इस बात का ख्याल तो आया कि घर में मैं भी रहती हूँ। तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें समझने में मैंने बहुत देर कर दी। माँ कभी अपने आगे जुबान ही नहीं खोलने देती थी। माँ तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती थी तो बुरा तो लगता था, लेकिन इस घर में हमेशा वही होता है जो माँ ने कहा, इसलिए उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आपको मेरी चिंता है, मैं बस इतना सुनकर ही खुश हो गई। वरना मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मैं इस घर में एक कूड़ेदान के समान हूँ जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी बातें मत करो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ठीक कहती हो, विरोध तो करना ही चाहिए। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रंजना के व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं आया। वो तो अभी भी बहू माधवी के साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी, लेकिन न मन वो अपनी पत्नी की तरफ झुकने लगा था, जिसके कारण माधवी का कॉन्फिडेंस भी गुजरते दिनों के साथ बढ़ने लगा। कब माधवी गृहस्थी की रीढ़ बन गई और गुजरते समय के साथ कब रंजना देवी बूढ़ी होकर एक अंधेरे कमरे में कैद हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। आज के दिन पूरा दिन बीत गया, बहू ने भरपेट खाने के लिए भी नहीं दिया। अब तो भूख से आते भी खींच रही है। सास रंजना बहू के पास जाना तो चाहती थी, लेकिन बहू का खतरनाक रवैया देखकर वो चुपचाप सूखी रोटी खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन सुबह, ये लो माँ जी, चाय पी लो। बेटा पूरा मत मानना, लेकिन ये तू कैसी चाय बना कर लाई है? दूध का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा इसमें। बेटा पूरे दिन में 1 कप चाय देती है, कम से कम वो तो ढंग की बनाया कर। माँ जी, अगर चाय पसंद नहीं आ रही तो बता दीजिए, मैं वापस ले जाती हूँ। और वैसे भी वहां गड़ा खजाना तो दिया नहीं आपने मुझे, जिसे बेचकर यहाँ रोज दूध की नदियां बहा सकूं। बहू की बात सुनकर सास रंजना अपने बेटे को आवाज लगाती है। बेटा नमन, देख रहा है तू, तेरी लुगाई क्या कह रही है? अरे इतने अच्छे से पाला था मैंने तुझे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और आज बुढ़ापे में अपनी माँ की ऐसी दुर्गति होते हुए देख रहा है तू। तुझे अपनी लुगाई की करतूत दिखाई नहीं देती? माँ दिखाई तो मुझे वो भी देता था जब आप मेरी पत्नी को बिना वजह दिन रात ताने देती थी, भरपेट खाना नहीं देती थी, यहाँ तक कि सर्दियों में गर्म कपड़े तक पहनने को नहीं देती थी। लेकिन मैंने कभी पलट कर आपसे सवाल नहीं किया। उस समय घर की सत्ता आपके हाथ में थी और अब इस घर की सत्ता मेरी पत्नी के हाथ में है। इसलिए अब वो जिसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे, मैं बीच में नहीं पड़ सकता। आपने तो सालों उसके ऊपर अत्याचार किया है। जहां तक मुझे याद है, माधवी तो अभी पिछले 1 सप्ताह से ही आपके साथ थोड़ा रूखा व्यवहार कर रही है। थोड़ा झेल लो ना माँ, क्या फर्क पड़ता है? बेटे की बात सुनकर अब तो माँ रंजना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है। तू ठीक कह रहा है बेटा, मुझे मेरे कर्मों की सजा ही तो मिल रही है। मुझे सच में एहसास हो गया कि मैंने अपनी बहू को कितना सताया है। 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया मैंने, मेरी आत्मा अंदर से रो रही है। और बहू के ऊपर तो मैंने सालों ऐसे अत्याचार किए, बचा कुचा रूखा सूखा खाने को दिया, हमेशा उसके गरीब होने का मजाक उड़ाया। शायद इसीलिए आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। देखिए माँ जी, मैं बस यही चाहती थी कि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि मैंने इतने सालों तक क्या क्या यातनाएं झेली है। इसलिए मैं पिछले 1 सप्ताह से आपके साथ ये सब कुछ कर रही थी, वरना मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो अपने बुजुर्गों का अपमान करे। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए आपकी पसंद की चाय बनाकर लाती हूँ। बहू की बात सुनकर सास रंजना फूट फूट कर रोने लगती है और बहू से अपने किए के लिए माफी मांगती है। घिसको ना पापा। अरे कहाँ खिसक जाओ बेटा, जगह हो तो घसको ना, जरा तुम भी सरको शिप्रा। क्या सरको 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 कहकर फ्लैट से मुझे अपने ज्वाइंट फैमिली के घर में ले आए तुम? अब क्या चाहते हो, सड़क पर चली जाऊं मैं? वो कौन सा दिन था जिस दिन मैंने तुम्हें हाँ कहा था? पागल हूं मैं। 25 दिसंबर मम्मी, अपनी एनिवर्सरी भी भूल गई तुम, बताओ। इसीलिए कहता हूँ गुस्सा कम किया करो।
ये लो बोले तुम्हारे लाडले, पढ़ाई तो इनसे होती नहीं और बेफिजुल की बातें देखो कैसे अच्छे से कर लेता है। तू रुक, अब अगर तेरे यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आए ना तब बताती हूँ तुझे। उसे ह्यूमर कहते हैं मम्मी, ह्यूमर। तुम नहीं समझोगे क्योंकि ये जिन्स मुझ में तुमसे नहीं पापा से आया है। इस तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह अपने मायके से क्या नहीं लेकर आई थी मैं, अलमारी हो, बिस्तर हो, सोफा हो, सब कुछ लेकर आई थी मैं। उसके बाद भी सोना मुझे नसीब ही नहीं होता, जीना ही हराम है साला। अरे बाप रे बाप, आराम से भाभी, आराम से। ये क्या गाली गलौज पर उतर आई हैं आप? पापा जी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तो क्या करूं, रात से नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। तू ही बता, नींद पूरी ना हो औरत की तो चिढ़ेगी ही ना। 24 घंटे काम करती हूँ मैं, एक टांग पर रसोई में खड़ी रहती हूँ, उसके बाद भी जब रात को बिस्तर पर जाती हूँ तो जगह ही नहीं होती। तभी हॉल से मोहित आवाज लगाकर कहता है, पापा तब से बैठे हुए हैं, पराठे लाती रह गई क्या तुम शिप्रा? अरे ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। खुद चढ़ जाओ क्या तवे पर। शिप्रा पराठे लेकर बाहर आती है और क्या देखती है कि आशु तो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। ये क्या, तो अब तक तैयार नहीं हुआ? कैसे होता मम्मी, जैसे ही शर्ट पहनता हूँ मुझे नींद आ जाती है, फिर उठता हूँ, फिर पैंट पहनता हूँ, फिर से मुझे नींद आती है। अरे मोहित बेटा, जाकर जरा इसे डॉक्टर को दिखा कर आ, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई मेरे बच्चे को। नहीं दादी, बीमारी हो जाती तो टेस्ट नहीं देने पड़ते, पर मेरी इतनी अच्छी किस्मत का, वो तो पूरी रात सोया ही कहा हूँ मैं। कभी मम्मी कहती थी इधर किसको, कभी पापा कहते थे उधर किसको, ऐसे में मुझे नींद कैसे आती दादी? सुन रहे हो तुम, बच्चा रात भर सोया नहीं तुम्हारे कारण। अरे घर में मेंबर बढ़ रहे हैं तो चीजें भी बढ़ाने की सोचो। वो तो एक बिस्तर नसीब हो गया, वो भी मेरे पापा ने शादी के वक्त दे दिया था, वरना तुम तो मुझे जमीन पर ही सुलाते। सुनिए ना, बच्चों को तकलीफ हो रही है, देखिए जरा कुछ नया बिस्तर बनवा देते हैं बहू। मोहित तू आज ही जाकर कारपेंटर को लेकर आ। नया बिस्तर बनवाने की क्या जरूरत है पापा जी, रेडीमेड ही बिस्तर आते हैं आजकल। एक और बिस्तर खरीद लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, वही तो बात हुई। कब कारपेंटर आएगा, कब बिस्तर बनाएगा, कब जाकर मुझे सोना नसीब होगा। उससे अच्छा मैं ऑनलाइन ही बिस्तर मंगवा लेती हूँ। और अगली ही सुबह ऑनलाइन एक बिस्तर मंगवाकर शिप्रा अपने कमरे के मेन बिस्तर के बगल में लगवा देती है। इसी तरह छोटी मोटी नोकझोंक के साथ दिन बीत रहे थे। फिर एक सुबह मनीषा बाथरूम में नहा रही थी और बाहर उसकी बहू उसे ढूंढ रही थी। मम्मी जी कहाँ हैं आप? मम्मी जी। अरे अब कौन मर गया, उठते ही सारे काम निपटा कर नहाने जाती हूँ, उसके बाद भी मम्मी जी करने लगती हो तुम दोनों। नाराजगी छोड़िए मम्मी जी, गुड न्यूज़ है। हैं? अरे मैंने बेकार में ही डांट दिया, अगर ऐसी बात थी तो पहले बताना चाहिए ना बेटा। चल तू बैठ, मैं तेरे पैरों में मालिश कर देती हूँ, आजा। मेरे पैरों में मालिश क्यों करेंगी आप मम्मी जी? फिर तो मैं एक और बेड ही मंगवा लेती हूँ। आप लोग क्या समझ रहे हैं, वो वाली गुड न्यूज़ नहीं। आपकी सबसे बड़ी बहन यानी पारुल मौसी जी आ रही हैं। कितनी बार कहा मैंने आपको बाथरूम में फ़ोन ले जाया कीजिए, जब भी आप नहाने जाती हैं और बाहर आपका फ़ोन बज जाता है। सो मैंने उठा लिया था। वही मौसी जी कह रही थी कि कल तक पहुंच जाएंगी। बड़ी साली साहिबा आ रही है, मैं चला जाऊंगा उन्हें स्टेशन लाने के लिए। मौसी जी आ रही हैं? तब तो ज़रा घर को ठीक करना होगा मम्मी जी। हमारा मिक्सर ग्राइंडर भी सही से नहीं चल रहा है, एक नया मंगवा ले क्या? मान लीजिए मौसी जी ने चटनी मांग ली और मिक्सर ही नहीं चला तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी ना हमारी। पर मिक्सर ग्राइंडर रखेंगे कहाँ? रसोई में जगह कहाँ बची है? यहाँ बाहर हॉल में रख देते हैं ना। ठीक है, फिर मंगवा ले बहू। बिस्तर के बाद मिक्सर ग्राइंडर मंगवाकर शिप्रा बड़ी खुश थी। अगली दोपहर घर के दोनों बेटे और मुरारी जाकर पारुल को घर ले आती हैं। बहरा बैग कौन लेकर आता है मौसी जी? मेरी तो पीठ ही अकड़ गई। एक एक करके सारे बैगों को सेंटर टेबल पर रखा जाता है। वहीं सोफे पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं सभी और घर की दोनों बहुएं नाश्ता तैयार करने रसोई में चली जाती हैं। बन गया खाना, अब जल्दी से लगा देती हूँ। इन बर्तन में खाना लगाएगी तू? स्टील के बर्तन में खाना परोसना अच्छा लगता है क्या नेहा? घर में तो आदमी कुछ भी कैसे भी खा लेता है, पर गेस्ट के सामने थोड़ा तो दिखावा करना पड़ता है, कुछ तो दिमाग लगाया कर। अब हमारे पास डिनर सेट है नहीं तो इसी में खाना लगाएंगे ना भाभी। बस काम की चीज तो इस घर में रहती नहीं और मोहित को लगता है मैं बेफिजुल के खर्च करती हूँ। एक बार सुषमा आंटी के घर से मैं क्रॉकरी सेट मांग कर ले आती हूँ। अभी तो एक बार का खाना हो जाएगा, फिर शाम को वक्त मिलते ही बाजार जाकर एक डिनर सेट खरीद लेंगे। शिप्रा फौरन अपनी पड़ोसन के घर जाकर डाइनिंग सेट लेकर आती है और अपनी मौसी सास को खाना परोसती है।
अरे ये क्या बात हुई बहू कि हम सब खाना खाएंगे और तुम दोनों खड़ी रहोगी? बैठो नेहा, बैठो शिप्रा। ठीक है ना मौसी जी, आप लोग खाइए, मैं गर्मा गर्म फुलके सेकती जाती हूँ और लाती हूँ। शिप्रा भाभी आप भी बैठ जाइए खाने पर। शिप्रा आगे आकर बैठने जाती है, पर वो बैठेगी कहाँ? घर के सारे लोगों ने पहले ही चेयर्स ले लिए थे। डाइनिंग टेबल ज़रा बड़ा होना चाहिए था, नहीं जीजा जी? बेटों की शादी हो गई है, अब तो दिन भर फ्री रहती होगी मनीषा, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखा कर ज़रा। इस उम्र में हम बूढ़ों का काम ही क्या होता है, घर में क्या घटा क्या बढ़ा इन पर नज़र रखने का। खैर मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ आराम करने। इतनी लंबी जर्नी के बाद ना बहुत थकावट हो गई है। पारुल अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर एक कीड़ा शिप्रा के दिमाग में छोड़ देती है, बड़े से डाइनिंग टेबल का। रात को शिप्रा मोहित से कहती है, 20,000 रुपये चाहिए मुझे। अच्छा ये ले पकड़ 20 रुपये, और इसमें 1000 मिला लेना, हो गया 20,000। रात में ना मेरे साथ मजाक मत किया करो शिप्रा, ऐसे ही आज मौसी जी के बैग उठा उठा कर कंधे दुख रहे मेरे। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, देखा नहीं आज कैसे मौसी जी ने बातों बातों में कह दिया, बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं है क्या मनीषा? अब वो जितने दिन रहेगी टेबल की प्रॉब्लम तो होगी ना। 2 दिन की बात है शिप्रा, एक बार मौसी जी ने बोल दिया तो क्या हम डाइनिंग टेबल ले आएंगे? और ऐसे भी कौन से रोज़ रोज़ मेहमान आते हैं हमारे घर। हम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हमारा डाइनिंग टेबल ऑलरेडी बड़ा ही है, साथ में बैठकर खाते ही कहाँ हैं हम, कोई कमरे में खाता है कोई सोफे पर बैठकर। ठीक है, फिर कल सुबह दोपहर और रात का खाना नेहा अकेले ही बना लेगी, क्योंकि अब रसोई में मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर मौसी जी पूछेंगी कि नेहा अकेले क्यों काम कर रही है तो जवाब तुम दे देना। 20,000 में हो जाएगा ना? अपनी मौसी के सामने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए बेचारा मोहित चुपचाप 20,000 रुपये निकाल कर अपनी बीवी के हाथ में रख देता है। अपनी आंखें मसलती हुई सवेरे सवेरे मनीषा अपने कमरे के बाहर आती है और डाइनिंग टेबल से टकरा जाती है। सत्यानाश हो, मेरे कमरे के बाहर ये डाइनिंग टेबल कौन सरका कर लिया है? आज पिटाई खाएगा तू आंसू मुझसे। मनीषा चश्मा पहनती है और देखती है कि डाइनिंग टेबल तो अपनी जगह पर है। वहाँ एक डाइनिंग टेबल है, यहाँ एक डाइनिंग टेबल है, या अचानक रातों रात घर में 2-2 डाइनिंग टेबल कैसे हो गए? भाभी ने मंगवाया है मम्मी जी। जी मम्मी जी, मैंने मंगवाया है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने कोई मेरी सास को इस बात पर ताने दे कि हमारे घर में चीज़ों की कमी है। मैं तुझे कुछ लाने से मना करती हूँ क्या कभी बेटा? पर डाइनिंग टेबल की क्या ज़रूरत थी? और ये पारुल तो बेकार में फेंकती है, इसके घर में तो लोग ज़मीन पर बैठ कर खाते हैं और हमारे यहाँ डायलॉग मार रही है। आज रात को तो निकल जाएगी वो, फिर क्या करेंगे इन 2-2 डाइनिंग टेबल का? पर मनीषा को पता नहीं था कि पारुल के जाने से पहले भी अभी बहुत सा ड्रामा होना बाकी था। अरे शिप्रा बेटा ज़रा यहाँ आना, ये बैग में से चीज़ें मिल ही नहीं रही। तो आपने अब तक अपने कपड़े बैग में क्यों रखे मौसी जी? कोई होटल में थोड़ी ना है, आप घर पर है। लाइए, मैं बैग का सामान अपनी अलमारी में रख देती हूँ। बड़ी गुणवान है बेटा, बड़ी गुणवान है। शिप्रा अपनी मौसी सास का बैग लेकर अपने कमरे में जाती है, पर उसकी अलमारी में इतनी जगह नहीं होती कि पारुल के कपड़े उसकी अलमारी में आ सके। इस घर में सबको लगता है कि मैं बेकार की चीज़ें मंगवाती रहती हूँ। एक और अलमारी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। आज मुझे फिर से ताने सुनने पड़ेंगे मौसी जी से। गुस्से में शिप्रा अपनी मौसी सास के कपड़ों को दूसरे डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इससे डाइनिंग टेबल का यूज़ भी हो जाता है। आराम से 2 दिन अपनी बहन के यहाँ छुट्टी मनाकर पारुल वापस लौट जाती है। अगली सुबह खाने के टेबल पर क्या काम आ रहा है ये नया डाइनिंग टेबल? बेकार में मंगवा लिया ना तुमने। और ये डाइनिंग सेट, रसोई में तो जगह ही नहीं है, बार बार बिल्ली घुस जाती है, एक भी प्लेट गिराना तो टूट जाएगा और हो जाएगा नुकसान। 6,000 का डाइनिंग सेट का मतलब पैसों का पानी करना कोई तुमसे सीखे। फिजूल के खर्चे बहुत करती हो तुम शिप्रा। बेफिजूल के खर्चे करती नहीं हूँ मैं। करती होती ना तो खुद के लिए डायमंड सेट लेकर आती, घर वालों के लिए डाइनिंग सेट नहीं। और ये डाइनिंग सेट दूसरे डाइनिंग टेबल के ऊपर सज जाएगा और सेंटर टेबल पर मिक्सर ग्राइंडर रख देंगे हम। दोपहर में घूमती फिरती शिप्रा नेहा के कमरे में जाती है और उसका कबर्ड खोलकर उसे कहती है, हे राम, रोहन ने तो कबर्ड में तुझे हिस्सा ही नहीं दे रखा। नेहा, कहाँ रखती है तू अपने कपड़े? रख लेती हूँ भाभी, और करूँ भी तो क्या। देखिए सिर्फ यहाँ नहीं, दरवाजे के पीछे भी यही हाल है। हैंगर लगाया था मैंने अपने कपड़े टांगने के लिए, वहाँ भी ना रोहन अपने कपड़े टांग देता है। तेरा दुख ना मुझसे देखा नहीं जाता, छोड़ मैं ही कुछ करती हूँ।
अपने दिमाग के इस कीड़े को शांत करने का रास्ता शिप्रा को मिल गया था और इस आइडिया को अंजाम देने आज वो खुद अपने देवर, पति और ससुर को दोपहर का खाना पहुंचाने दुकान पहुंच जाती है, जहां मौका पाते ही वो चुपके से अपने देवर से कहती है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैं तुम्हारे भैया से ना मांग सकूं तो उस वक्त मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए रोहन? आप मुझसे मदद मांगिए भाभी, या फिर नेहा से। ऐसे ही अगर नेहा तुमसे मदद ना मांग पा रही हो और मुझसे मदद मांगे तो क्या वो गलत कर रही है? क्या बात है भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिया को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है रोहन। तुम्हारे भैया से पहले ही मैं इतने पैसे ले चुकी हूँ, अब मैंने मुंह खोला तो घर में कलेश हो जाएगा। क्या तुम एक बार मुझे 10,000 रुपये दे सकते हो? मैं लौटा दूंगी। अरे 10,000 क्यों भाभी, आप 15,000 लीजिए ना। बिना सोचे समझे रोहन अपनी भाभी को 15,000 रुपये दे देता है। रात को जब सभी दुकान से लौटते हैं तो उन्हें मिलती है हॉल में एक बड़ी सी अलमारी। भगवान, ये घर है या स्टोर रूम? जरा भी जगह नहीं बची हॉल में। ये अलमारी कौन लाकर रख गया यहाँ? मजाक बात करते हैं देवर जी आप। इस अलमारी के पैसे आप ही ने तो दिए थे मुझे। बेचारी नेहा को कपड़े रखने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने एक अलमारी मंगवा ली। अब आराम से पापा जी या आप में से किसी को भी अपने कपड़े रखने हो तो वो भी अपने कपड़े रख सकता है। कितनी बड़ी अलमारी है, अब बहुत सस्ते में आई है। एक काम क्यों नहीं करती शिप्रा, हमारे हॉल को किराए में देना शुरू कर दो। जिस हिसाब से तुमने इसमें कचरा भरा है लोग भी आकर भर देंगे, कम से कम उसका किराया तो देंगे हमें। शिप्रा भी फिजुल में फालतू चीज़ें लाती जाती और अपने घर के हॉल में भरती जाती, क्योंकि अपने कमरे में तो उसने पहले ही जगह नहीं छोड़ी थी और थोड़ी बहुत कसर जो बची थी वो आज सुषमा पूरी कर देती है। सुषमा मनीषा के घर आती है और सोफे पर बैठती है। आइए आइए आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बेटा, मेरा ना मिक्सर ख़राब हो गया है, एक बार ज़रा अपना मिक्सर ग्राइंडर देना तो। देख रही है मम्मी जी, अच्छा हुआ ना कि मैं मिक्सर लेकर आई थी। हाँ, नहीं तो दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाती ना। खैर, मिक्सर तो मैं बिल्कुल ही दूंगी आंटी जी, पर पहले आपको चाय पीनी पड़ेगी। शिप्रा रसोई में जाती है और चाय बना कर लाती है, पर सेंटर टेबल इतना भरा हुआ था कि चाय रखने की भी जगह नहीं थी, जिस पर टॉन्ट मारती हुई सुषमा कहती है, एक सेंटर टेबल और ले आती बेटा ये दिक्कत ना होती। और सच में रात तक शिप्रा एक और सेंटर टेबल ले आती है। शिप्रा के ससुराल वाले उसकी ये घर को मंडी बनाने की आदत से परेशान हो चुके थे। आज रात को शिप्रा के सोने के बाद सभी मनीषा और मुरारी के कमरे में जाते हैं और इस बात पर बात करते हैं। ये रोज रोज दुकान से पैसे मैं नहीं निकाल सकता मम्मी, अपनी बहू को समझाओ ना, आज तो हद ही हो गई। शिप्रा को देख देख कर आंसू भी यही चीज सीखने लगा है। दोनों माँ बेटे मिलकर घर को भरते जा रहे। देख तो मैं भी रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया इस महीने। बहू मुझसे भी पैसे मांगने लगी है, अब मैं उसे मना भी नहीं कर पाता, पर क्या बोलूँ उसे। एक काम कर नेहा, तू कुछ कर, तू अगर अपनी भाभी को समझाएगी तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने तो बहुत समझाया पापा जी, पर भाभी सुनती कहाँ है। फिक्र मत करो तुम लोग, आप शिप्रा सब सुनेगी। एक काम कर मोहित, अपनी सास को कॉल कर और यहाँ बुला ले, अब ये सारा कचरा तेरी सास ही साफ करवाएगी। अगली सुबह अपने ससुराल जाकर मोहित अपनी सास को ले आता है। माथे पर बड़ी सी बिंदी, भारी आवाज और टेढ़ी मेढ़ी चाल के साथ मंदोदरी अंदर आती है। आइए आइए मम्मी जी, अंदर आइए। ये किस गोदाम में ले आया बेटा मुझे तू? ये आपको गोदाम लग रहा है मम्मी जी? ये तो आपकी बेटी का सजाया हुआ ससुराल है। मैं नहीं मानती। अब मैं क्या बोलूं ये गोदाम तो आपकी बेटी का ही बनाया हुआ है मम्मी जी। खैर आप कमरे में तो चलिए। चलिए ना आंटी जी, मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ। हॉल में पहले ही इतना सारा सामान था और 5-7 लोग थे, उसके बाद चलने की जगह बचे तो कैसे बचे। मंदोदरी एक कदम आगे बढ़ाती है कि मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हॉल से इतनी जोर की आवाज़ सुनकर शिप्रा भागती हुई बाहर आती है और सोफे से चढ़कर अपनी माँ के पास पहुँचती है। हाँ, आप गिर कैसे गई मम्मी? तुम्हारी गलती होगी मोहित, बताना चाहिए था ना मम्मी को कि सोफे से चढ़ना है, डाइनिंग टेबल क्रॉस करना है और उसके बाद कमरे में जाना है। बेचारी सीधे रास्ते आ रही होगी। तेरे सीधे रास्ते का पैदा मारू? ये क्या रायता फैला कर रखा है तूने? ये तेरे घर का हॉल है या गोदाम? एक कदम रखने की जगह नहीं है। जमीन में 4-4 कालीने कौन बिछा देता है, वो भी 4 अलग अलग रंग की। 2 सोफा सेट, 2 सेंटर टेबल, 2 डाइनिंग टेबल। ये हॉल है कि मजाक? किराए पर देने के लिए सामान इकट्ठा कर रही है क्या तू?
बहू का कमरा तो अभी तक आपने देखा ही नहीं समधन जी। हमारी बहू ना हम शक्ल खेलती है। एक जैसे 2 सामान उसके कमरे में मिलेंगे। 2 बिस्तर है, 2 पंखे हैं, 2 लालटेन है। बस बच्चा और पति एक एक है आंटी जी। मैं समझ गई था माँ जी कि सुबह सुबह आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। मंदोदरी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे रसोई में लेकर जाती है और एक घुमाकर उसकी पीठ पर मारती है। माँ, गलती हो गई। जैसे ही आवाज हॉल तक आती है सभी समझ जाते हैं कि अब उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मनीषा का प्लान पास हो चुका है। ज्यादा सामान नहीं भर लिया क्या हॉल में हमने? मैं क्या कहती हूँ मम्मी जी। नहीं नहीं बेटा, मुझे तो कम ही लग रहा है। क्यों? क्या मम्मी जी आप भी ना मजाक कर रही हैं? मैं OLX पर डाल देती हूँ, सब चीज़ें बिक जाएंगी, मोटा पैसा भी आ जाएगा और फिर मैंने जिन जिन से पैसे लिए मैं सबको वापस भी कर दूंगी। ठीक है ना मम्मी? हाँ ठीक है 2 दिन में ये सब बिक जाना चाहिए। और अगर दोबारा तूने अपने घर को सब्जी मंडी बनाया ना तो अगली बार तू ही 2 देखेगी सबको। हाँ। अपनी बेटी के होश ठिकाने लगाकर मंदोदरी वापस लौट जाती है और शिप्रा के ससुराल वालों को शिप्रा की नौटंकी से छुट्टी मिल जाती है। देवरानी हमेशा अपनी जिठानी से जलती रहती है और उसे हर वो चीज़ वैसी ही चाहिए होती है जैसी जिठानी के पास है। जिठानी की बहू आती है जो सर्वगुण संपन्न होती है, जिसकी वजह से देवरानी को जलन होती है। देवरानी भी अपने लिए वैसी ही बहू लाने जाती है, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। सुबह के समय सब लोग नाश्ता करने बैठे हैं, तभी जेठ जी अपने बेटे राजेश शर्मा की शादी की बात छेड़ते हैं और ये भी बताते हैं कि राजेश के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय रीना के। अरे सुनो सब लोग, मैं सोच रहा था कि राजेश की अब शादी की उम्र हो चुकी है और राजेश अच्छा खासा जॉब भी करता है, तो क्यों ना हम उसकी शादी के बारे में सोचें। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल बराबर है। मैं भी तुमसे राजेश की शादी के बारे में बात करने ही वाला था। हाँ राजेश के पिताजी, अब राजेश की शादी की उम्र तो हो चुकी है। अरे मुझे तो कुछ औरतें पूछ भी रही थी, अगर राजेश की शादी करानी है तो उनके पास बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है माँ, मेरे एक दोस्त की तरफ से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। आप लोग कहे तो हम लोग लड़की देखने जा सकते हैं। वो तो मुझे कह रहा था कि इस रविवार अगर मुमकिन हो तो लड़की देखने आ जाओ। अरे तो देर किस बात की बेटा, चलो चलते हैं इस रविवार को लड़की देखने, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। रीना बैठे बैठे बात सुन रही थी लेकिन कुछ कहती नहीं। राजेश बेटा, तुम्हें रविवार को फुर्सत तो है ना? हाँ दादाजी, मुझे फुर्सत है, हम चल सकते हैं लड़की देखने। ठीक है, तो इस रविवार का पक्का कर लेते हैं। रविवार का दिन आता है, सब लोग लड़की देखने जाते हैं। सबको लड़की पसंद भी आती है। लड़की सुंदर और सुशील होती है, तोल मोल के परिवार से होती है। दोनों परिवारों में काफ़ी चीज़ें एक जैसी होती है। जल्दी ही शादी तय हो जाती है और कुछ दिन के बाद नई बहू मतलब कि रीना की जिठानी की बहू घर में आ जाती है। रीना सोचती है कि जिठानी और उसकी बहू में आपस में बनेगी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा जिठानी और उसकी बहू दोनों की आपस में खूब जमती है। नई बहू जानकी घर में सबका ध्यान भी अच्छे से रखती है और जल्द ही सब लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। एक दिन सास ससुर और रीना सोफे में बैठकर जानकी के बारे में बातें कर रहे थे। सास ससुर तो जानकी की बहुत तारीफ कर रहे थे और ये बात रीना को पसंद नहीं आती। सुरेश की माँ सीमा की बहू कितनी समझदार है, घर का सारा काम कितने अच्छे से करती है, हमारा भी कितना ध्यान रखती है, किसी को नाराज़ नहीं करती। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, इतने कम समय में उसने पूरे घर को अपना सा बना लिया। सच में बहुत भाग्यशाली है सीमा सुरेश, और हम भी, जो कि हमें इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। रीना पास में बैठकर सुन रही थी और सीमा पर जल भी रही थी, क्योंकि सीमा को इतनी अच्छी बहू मिली है जिसकी तारीफ घर में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। बेचारी दिन भर कितनी मेहनत करती है, सीमा को तो कुछ शिकायत का मौका ही नहीं देती। बराबर कहा आपने, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन काम में लगी होती है, सबको खुश रखती है। सच में बहू हो तो ऐसी। अब रीना से और बर्दाश्त नहीं होता और वो जलन में आकर गुस्से से जानकी के बारे में उल्टा फुल्टा बोलने लगती है। ससुर जी, अभी तो वो काफ़ी नहीं है, ज़्यादा तारीफ करके चने के झाड़ पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है उसे। देखना थोड़े ही दिन में अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देगी। तुम तो कुछ भी कहती हो रीना,
मुझे तो उसका स्वभाव बहुत समझदार लगता है। खाक समझदार, ये आजकल की लड़कियां हैं ना, इनके नखरे आपको पता नहीं सासू माँ। अभी ऐसा दिखा रही है कि समझदार है, सबको संभाल लेगी, लेकिन कुछ ही दिन में हमें पता चल जाएगा कि सच में ऐसी है भी या नहीं। तब देखेंगे सीमा दीदी को कैसा लगता है। लेकिन तुम सीमा की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा भी तो एक बेटा है, अब तो नौकरी भी करने लगा है। तुम उसकी शादी के बारे में सोचो ना, फिर देखते हैं तुम्हारी नई बहू कैसी होती है। हाँ ज़रूर सोचूंगी, और मैं जानकी से भी ज़्यादा अच्छी बहू लाके दिखाऊंगी, देखना आप। वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम ये तो देख लो कि तुम्हारा बेटा अमित अभी शादी करने के लिए तैयार है भी कि नहीं। बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। क्यों नहीं तैयार होगा? आज न कल उसे शादी तो करनी होगी। वैसे भी जितनी जल्दी शादी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आज ही अमित से और उसके पिताजी से अमित की शादी के बारे में बात करती हूँ। शाम को रीना के पति राकेश और बेटा अमित घर आने के बाद रीना दोनों से अमित की शादी के बारे में बात करती है। अमित के पिताजी तो अमित की शादी के बारे में ज़्यादा अनुकूल नहीं होते, लेकिन रीना अमित को शादी के लिए मनाने का बहुत प्रयास करती है। अमित उन्हें बताता है कि वो उन्हें सोचकर बताएगा। शाम को जब अमित और उसके पिताजी घर आते हैं। अमित के पिताजी और अमित, देखो मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो माँ। अमित, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है और राजेश की भी शादी हो चुकी है, तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम तुम्हारी भी शादी करवा दें। क्यों जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे लगता है कि हमें अमित की राय भी जाननी चाहिए इस बारे में। अमित बेटा बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं पिताजी, अभी नहीं, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अभी तो मेरी नौकरी लगी है, अभी तो मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। करियर होता रहेगा बेटा, हमने कब तुम्हें करियर करने से रोका है? शादी कर लो और करियर भी बनाते रहो। माँ मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, शादी के बाद तो घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी। अभी अकेला हूँ तो करियर पर अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा। देखो अमित बेटा, राजेश ने शादी कर ली है तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए अब। माँ मेरे और राजेश भैया की उम्र में 4 साल का फ़र्क है, मैं भी 2-3 साल के बाद शादी कर ही लूँगा। 2-3 साल बहुत ज़्यादा है बेटा, उतने में तो तुम्हें बच्चे हो जाएंगे। सीमा दीदी को देखो, घर में बहू आने से उसके सारे काम हल्के हो गए। अब तुम भी ना अब जल्दी से शादी कर लो ताकि मेरी भी बहू आ जाए। हाँ बेटा, माँ इतना कह रही है तो ज़रा सोचे इस बारे में। आखिर माँ तुम्हारी भलाई के लिए तो कहेगी, है ना? हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। ठीक है पिताजी, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपको इस बारे में सोचकर बताता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर घर वालों का जानकी की तारीफ करना शुरू ही रहता है। सीमा और उसकी बहू जानकी के बारे में रीना की ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को खाने पर सब लोग जानकी ने जो खाना बनाया था उसके लिए उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रीना को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि अब अमित की शादी की बात अमित से फिर से करनी पड़ेगी, नहीं तो अमित तो शादी के बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं। शाम को खाने के वक्त। वाह जानकी बेटा, खाना तो बहुत बढ़िया बना है, ये पनीर की सब्जी तो बहुत शानदार बनी है। सच में जानकी, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सीमा काफ़ी भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी बहू मिली है। रीना को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। आप सच कह रही हैं सासू माँ, जानकी जैसी बहू तो ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी। कितना ख्याल रखती है जानकी सबका, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। रीना और गुस्सा हो जाती है। दूसरे ही दिन रीना अपने बेटे अमित और पति राकेश से अमित की शादी की बात करती है। राकेश भी अमित को शादी करने के बारे में समझाता है। आखिरकार अमित मान ही जाता है। जब लड़की के बारे में बात होती है तो अमित उन्हें बताता है कि उसने पहले से ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और वो उसी से शादी करना चाहता है। जब रीना उस लड़की के बारे में अमित से और जानकारी लेती है तो पता चलता है कि लड़की बड़े घर से है। रीना को ये बात पसंद तो नहीं आती और वो उस लड़की का ये कहकर विरोध करती है कि बड़े घर की लड़की है तो घर का काम नहीं करेगी, लेकिन अमित नहीं मानता और आखिरकार रीना को अमित की बात माननी पड़ती है। शाम को अमित और उसके पिताजी घर आते हैं। उसके बाद रीना उन दोनों से बात करती है। अमित, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में माँ? तुम्हारी शादी के बारे में। पता नहीं माँ, अभी तक ऐसा कुछ खास सोचा नहीं मैंने। देखो बेटा अमित, अगर तुम्हारी माँ इतना कह रही है तो मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए।
ठीक है माम, मैं कर लेता हूँ शादी, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी। ठीक है, मैं आज से ही तुम्हारे लिए लड़की देखना चालू करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी पसंद की लड़की से ही शादी करना, हम मना नहीं करेंगे। अरे आप लोग समझे नहीं, मेरी एक दोस्त है प्रिया, मैं उसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला लिया है। हैं? तो तुमने लड़की पहले से ही देख रखी है? कुछ ऐसा ही माँ। लड़की कहाँ से है, उसके माता पिता क्या करते हैं? उसके पिताजी का एक बहुत बड़ा कपड़ों का कारखाना है। मतलब लड़की बड़े घर की है? जी पिताजी। तो हमारे छोटे घर में एडजस्ट कैसे कर पाएगी बेटा? कर लेगी पिताजी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस घर की जिम्मेदारियां निभा पाएगी? हमें तो कोई घरेलू लड़की चाहिए जो इस घर को संभाल सके, जैसे कि जानकी। माँ लेकिन मुझे प्रिया ही पसंद है, मैं शादी करूँगा तो प्रिया से ही करूँगा। अमित, तुम समझते नहीं हो, उसके घर का माहौल अलग होगा। उसके घर में न जाने कितने सारे नौकर चाकर होंगे छोटे मोटे काम करने के लिए। उसे तो इन सब की आदत हुई होगी। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए भाई। माँ प्रिया मन की बहुत साफ है, उसे घर के लोग बहुत पसंद है। कुछ दिनों में वो घर का काम भी सीख लेगी। अमित बेटा, तुम जितना सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं है। हाँ बेटा, हम कोई अच्छी घरेलू लड़की देखते हैं तुम्हारे लिए, उसी से शादी कर लो तुम। माँ तुम चाहती हो कि मैं शादी करूं या नहीं? अरे बिल्कुल चाहती हूँ बेटा, लेकिन कुछ नहीं। मैं अगर शादी करूंगा तो प्रिया से ही करूंगा, बाकी किसी और से मैं शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है बेटा, कर लो प्रिया से ही शादी। तुम प्रिया से कहकर उसके माता पिता से मिलने का समय तय कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद पिताजी। अमित का परिवार प्रिया के परिवार से मिलने जाता है। दोनों परिवारों की शादी के लिए हाँ हो जाती है। कुछ ही दिन में अमित और प्रिया की शादी हो जाती है। रीना को लगता है कि प्रिया जानकी की तरह पूरे घर को संभाले, लेकिन प्रिया तो बस अपने में ही लगी रहती है। ना ही वो किसी के लिए खाना बनाती है, ना ही किसी के लिए चाय बनाती है। एक दिन जब प्रिया बाहर बाजार में जाती है तो रीना को लगता है कि प्रिया घर के लिए रोज़ का सामान वगैरह लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करके आती है। इस पर रीना प्रिया पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है। प्रिया, बाजार गई थी क्या तुम? जी सासू माँ, थोड़ी शॉपिंग करनी थी बाजार में। अच्छा, और क्या क्या लाई हो? कुछ खास नहीं, मेरे लिए नया ड्रेस, एक नई साड़ी और नए सैंडल्स। और घर के लिए क्या लाई? घर के लिए क्या लाना था, आपने तो बताया नहीं था। अरे बताना क्यों चाहिए? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें पता होना चाहिए। जानकी को देखो कैसे सब काम अच्छे से करती है। ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगी। तुम्हें घर के कामों में ज़्यादा हाथ बटाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि घर में कौन सी चीज़ें लानी पड़ेगी, जैसे जानकी करती है। जी सासू माँ, ठीक है। रोज शाम को जानकी सुरेंद्र और लता को उनके कमरे में जाकर चाय देकर आती और फिर उसके बाद बाहर बैठे सीमा और रीना को चाय देती। लेकिन एक दिन जानकी कहीं बाहर गई थी तो प्रिया सबको चाय लाकर नहीं देती। जानकी बाहर जाते वक्त प्रिया को बताकर जाती है कि सबको 4 बजे चाय देनी होती है। रीना भी उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब ये प्रिया का काम था सबको चाय देना। रीना और सीमा ये भी बातें करती है कि कैसे जानकी को कोई भी बात बतानी नहीं पड़ती और प्रिया को हर चीज़ बतानी पड़ती है। रीना को यही लगता रहता है कि प्रिया जानकी की तरह बर्ताव करे। तब सीमा उसे समझाती है कि क्योंकि प्रिया बड़े घर की बेटी है, उसे समय लगेगा घर के काम सीखने में। शाम का समय होता है। रीना और सीमा बाहर बैठकर सब्जियां साफ कर रहे थे। अरे चाय का समय हो गया है, जानकी ने अभी तक चाय नहीं लाई, ना ही उसने सासू माँ और ससुर जी को चाय दी। अरे मैं तो भूल ही गई, जानकी तो बाहर गई हुई है ना। लेकिन उसने प्रिया को सबको चाय देने के लिए तो कहा था, कहाँ है प्रिया? रीना गुस्सा हो जाती है और प्रिया को आवाज देती है। प्रिया, कहाँ हो तुम? प्रिया कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे जानकी ने तुम्हें सबको 4 बजे चाय देने के लिए कहा था ना। 4:30 होने को आए, अभी तक चाय नहीं आई। ससुर जी और सासू माँ भी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। कहाँ है चाय? तुम जानती हो इस घर में सबको 4 बजे चाय की आदत है। जानकी कभी भी सबको 4 बजे चाय देना नहीं भूलती। तुम्हें हर चीज 2-2 बार क्यों बतानी पड़ती है? वो सासू माँ, मैं भूल गई थी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। क्या कर रही थी तुम अपने कमरे में? कुछ नहीं सासू माँ, फोन पे बात कर रही थी, कहा ना अभी लाती हूँ चाय बनाकर।
ये कहकर प्रिया चाय बनाने चली जाती है। इस प्रिया को ना हर चीज़ बतानी पड़ती है। जानकी को देखो, कोई भी चीज़ बतानी नहीं पड़ती, हर काम कितने अच्छे से करती है। मैं तो अमित से कह रही थी मत करो बड़े घर की लड़की से शादी, लेकिन अमित सुने तब ना। कोई बात नहीं रीना, प्रिया अच्छी लड़की है, थोड़े लाड़ प्यार में पली है ना, तो नए घर में एडजस्ट होने में उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अरे भाई कितना टाइम लगेगा, जब देखो तब कुछ ना कुछ बहाने। तुम उसकी तुलना बार बार जानकी के साथ मत करो। जानकी एक अलग लड़की है, हमारे जैसे ही घर में पली बड़ी है, इसलिए उसे घर के संस्कार के बारे में ज़्यादा पता है। तुम प्रिया को थोड़ा समझाओ, थोड़ा टाइम दो। उतने में रीना और सीमा की सासू माँ लता आ जाती है। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं सासू माँ, थोड़ा काम कर रहे थे। ससुर जी पूछ रहे हैं 4:30 होने को आए, आज चाय मिलेगी कि नहीं? बस 2 मिनट में प्रिया ला रही है। तुम्हें पता है ना, ससुर जी को ठीक 4 बजे चाय लगती है। तुमने प्रिया को बताया नहीं? बताया था सासू माँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बस अभी 5 मिनट में चाय आ जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे ससुर जी को बता के आती हूँ। 2 दिन बाद सुबह का नाश्ता रीना की बेटी कुसुम और प्रिया को मिल के बनाना था, लेकिन प्रिया अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती, उसकी नींद लग जाती है। कुसुम को अकेले नाश्ता बनाना पड़ता है। इस पर रीना वापस गुस्सा हो जाती है। कुसुम नाश्ता बना के बाहर बैठती है। उतने में रीना आती है। क्या हुआ कुसुम, ऐसे क्यों बैठी हो? नाश्ता बना के हो गया क्या? और प्रिया कहाँ है? अभी तक नाश्ता ही बना रही है क्या? नहीं माँ, मुझे अकेली कोई नाश्ता बनाना पड़ा। क्यों, प्रिया नहीं आई तुम्हारी मदद करने? नहीं माँ, वो नहीं आई। क्यों, उसे क्या हुआ? पता नहीं माँ। तुमने उसे बुलाया कि नहीं? आवाज़ दी लेकिन वो आई नहीं। मुझे लगा थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर मैंने उसके मोबाइल पे कॉल भी किया रसोई से, लेकिन उससे कॉल उठाया ही नहीं। पता नहीं क्या कर रही है, शायद अभी तक सो रही है। इस लड़की का क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। सोचा था अमित की शादी करा दूंगी तो जानकी जैसी बहू मिलेगी और फिर सीमा दीदी को बराबर से दिखाऊंगी, लेकिन ये तो चक्कर उल्टा ही हो गया। यहाँ तो हमें ही से बार बार झेलना पड़ रहा है। ये भी तो गलत है ना माँ, तुमने सीमा चाची को नीचा दिखाने के लिए अमित भैया की जल्दी शादी करवा दी। अब थोड़ा समय दो प्रिया भाभी को इस घर के नियम समझने को। अरे बहुत समय दे चुकी हूँ, और कितना समय दूँ? उसे थोड़ा प्यार से समझाओ ना, वो अच्छी लड़की है, समझ जाएगी। उतने में प्रिया आती है। मुझे माफ़ करना कुसुम, मैं ना आज ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, लेकिन थोड़ा समय था तो मैं थोड़ा लेट गई और फिर ना मेरी नींद लगी। माफ़ कर देना। कोई बात नहीं भाभी, मैंने आज के लिए नाश्ता बना दिया है। देखो प्रिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में नौकर चाकर थे, इसलिए तुम्हें घर के कामों की आदत नहीं होगी, लेकिन इस घर में हमें सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। हर सदस्य को एक जिम्मेदारी दी गई है और लोग उसे प्यार से निभाते भी हैं। इसी से घर में सुख शांति और खुशी बनी रहती है। मैं जानती हूँ सासू माँ, मैं मेरे मायके में भी थोड़ा बहुत काम करती थी, अपनी माँ का हाथ बटाती थी, तो मुझे इन कामों की थोड़ी बहुत आदत है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ पर भी ना पूरी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं कर लूँगी। कोई गलती हुई तो आप मुझे ज़रूर डांटें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस घर के नियम और संस्कारों का पालन करूँ। ठीक है प्रिया बेटी, और मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूँगी।